नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे ज़रूरी मुद्दा था जिस पर बात करनी थी आपसे, वो ये कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने 13,000 रुपये महंगी जूते का जो तस्वीर जारी किया था सनलाइट कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे, उसका वीडियो एडिशन आज जारी हुआ। डबिंग, एडिटिंग, फिल्मांकन अव्वल दर्जे का था, टॉप क्लास का। तब जितना मेहनत उस वीडियो को बनाने और लॉन्च करने में किया गया, उसे अगर आंशिक रूप से भी अपने राजनीति को धार देने में राहुल जी करते तो वो बहुत ज़्यादा सफल होते। खैर, वीडियो में राहुल जी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरे गांव में कहा जाता है कि अंग्रेज हवा कहा, तो हमारे यहाँ तो अंग्रेज हवा कहने पर खूबसूरत का प्रतीक मान लिया जाता है। श्री राहुल जी तो हैं अंग्रेज, तो उनकी खूबसूरती का क्या करना। खैर, आज राहुल जी की खूबसूरती पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो खूबसूरत ही हैं। उन पर बात करके समय बर्बाद करूँगा। उनको कौन कहेगा, अंधा ही कहेगा कि वो खूबसूरत नहीं है। हमारे यहाँ किसी को अंग्रेज कह दिया जाता है तो कहा जाता है कि खूबसूरत होगा, इसलिए कर अंग्रेज जैसा खून के बताओ, और वो तो स्वयं ही अंग्रेज है। खैर, वीडियो एडिशन पर बात नहीं होगी। आज का मुद्दा है कि कोरोना का तो है रोना, लेकिन हमारी सरकारें बैठी है किसको ना। बड़े भाई निर्मल सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। मैं आज ध्यान दिया कि किस विषय पर बोला जाए, क्या विषय हो, क्योंकि बड़ा होता है ना कि भाई रोज बोलना है तो ऐसा ना हो ना कि बोलने के लिए बोलना है। मतलब ऐसा ना हो ना कि अब 10 बजे आया है तो बोलना है। नहीं, बोलने के लिए बोलना है तो फिर क्यों बोलना है। और अगर बोलने के लिए ही बोलना है तो कुछ बढ़िया बोलना है। इसीलिए कुछ बढ़िया की क्लास में आज मैंने सोचा कि क्या करें। पता चला कि मैं 2 महीने से घर में बैठा हूं, इस विषय पर ही विचार कर ले। क्यों बैठा हूं, किसने बैठाया है, बैठ करके मैंने क्या हासिल किया, नहीं बैठता तो क्या और हासिल करता या और नुकसान करता। तो मैंने बोला कि मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपने में ही झांको। मेरी माँ भी कहती थी कि तुम अपने अंदर झांको, अच्छाई बुराई सब तुम्हारे अंदर दिख जाएगा, तो तुमको और बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहीमदास जी ने लिखा है कि बुरा जो देखन से चला, बुरा न मिले कोई, जो मन झांको आपनो तुमसे बुरा न कोई। तो बुराई के लिए तो आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी को प्रणाम और आदरणीय प्रेमनारायण द्विवेदी जी को भी प्रणाम। तो मैंने अपने पर किया। मैं कहीं ना तो आदरणीय निर्मल सिंह जी पर सोचा, ना ही ओंकारनाथ सिंह जी पर सोचा, ना ही प्रेमनारायण द्विवेदी जी पर सोचा। मैंने सोचा राकेश परमार पर सोचो, इसी पर विचार करो, अपने पर। मुझे बहुत पहले से ध्यान है कि मेरा अंतिम घर से बाहर कदम 20 मार्च को था। मैं एयरपोर्ट पर गया था अपने बेटे को लाने के लिए, वो बेंगलोर से आ रहा था। उसके बाद मैंने अपने कदम बाहर ही नहीं निकाले, बिल्कुल अंदर ही रहा। फिर मैंने सोचा कि रह करके मैंने क्या हासिल किया। आज मैंने वो मंथन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको लॉकडाउन का आदेश दिया, हमने उनके आदेश का अक्षरशः पालन किया। जिस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको लॉकडाउन में रहने के लिए आदेश किया था, हम ही के पूरा देश उनका बात माना था। उन्होंने ताली बजाने कहा, लोगों ने ताली बजाया, थाली बजाने कहा, लोगों ने थाली बजाया। उन्होंने कहा एक बार और लॉकडाउन में रहो, एक बार और रह गए, 2 बार रहो, 3 बार रहो, माननीय 4 बार भी कहा उन्होंने। हम लोग लॉकडाउन का चौथा तक कर दिए, लेकिन वो चौथे के बाद तो कुछ होता नहीं है। तो पंजाबियों में चौथा अंतिम होता है, तो लॉकडाउन का भी चौथा ही हो गया। हमने उम्मीद किया कि शायद कोरोना का चौथा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिस दिन पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्फ्यू और लॉकडाउन की घोषणा की, उस वक्त हमारे देश में कोरोना पीड़ितों, संक्रमितों और चिन्हितों की संख्या बहुत कम थी। मैं संख्या पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि संख्या सही बताई ही नहीं गई। कभी किसी ने बढ़ा के बताया, कभी ने किसी ने घटा के दिया। मतलब सही आज भी पता नहीं है कि हमारे देश में कोरोना से संक्रमित लोग कितने हैं, कोरोना से पीड़ित लोग कितने हैं और कोरोना से मृतक लोग कितने हैं। ये सही आंकड़ा तो सिर्फ यमराज को होगा, जिनके पास वो बही खाता गई है, जिनके पास ये लोग गए हुए हैं। तो यमराज के अलावा किसी को पता नहीं है, तो उसको चर्चा क्यों करूं। मुझे अभी यमराज जी से मिलने का कोई इच्छा नहीं, इसलिए मैं इस विषय पर पढ़ता ही नहीं। मैं तो पढ़ता हूँ कि मैं जो 2 महीने अपने घर में बिताया, उसका क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। मित्रों, सबसे पहले लाभ हानि की मैं बात करूं, जिस वक्त पहला दिन लॉकडाउन के लिए मुझे आदेशित किया गया था उस दिन, और आज जब मुझे कुछ मामलों में छूट दिया है,
उस पर मैं उन्हीं विषय की पीरियडों की मैं बात करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको लॉकडाउन का, हमने उनकी बात मानी। पूरा देश में चैन टूटने का करीब करीब अनुमान लग गया था। हमने तो उनके बात का अक्षरशः पालन किया, लेकिन उसी बीच शराब की दुकान खोल देने का निर्णय किसने लिया? फिर आप मुझको लॉकडाउन में क्यों फंसाए हुए हैं जब आप दारू के दुकाने पर सिर्फ फॉलोअर करवा दिए? वो कहा जाता है ना कि आपने किसी आदमी को पाल पोस के जवान किया और उसकी गर्दन काट दी। बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि आपने एक बच्चे को लालन पालन किया, तेल पालिश लगा करके जवानी पे ले गए, जैसे लड़का जवान हो उसका गर्दन काट दिया। लॉकडाउन में दारू का दुकान खोलने का भी इससे बड़ा उदाहरण मेरे पास नहीं है कि आपने किसी को पाल पोस के बड़ा करके बाद में गर्दन काट दी। क्योंकि अगर भीड़ से ही कोरोना बढ़ने का खतरा था तो दारू की दुकान पर भीड़ क्यों? और अगर दारू के दुकान पर भीड़ से कोरोना नहीं बढ़ रहा था तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में भीड़ ना ले जाने का वजह क्या? ये बड़ा सीधी बात है कि आजकल रमजान चल रहा है, मुसलमान का सबसे पवित्र दिन है। हमारे जैसे हमारे यहाँ छठ होता है, दशहरा होता है, रामनवमी होती है। मुसलमान इस देश का बासिंदा है, तो उसको आपने रमजान में उसको घर में लॉक क्यों किया? लॉक किया, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर मुसलमान को मस्जिद में जाने से रोक दिया और उसको दारू खाने में जाने के लिए बोला कि आप जाइए अपने नज़दीकी स्टोर से दारू लाइए, नहीं हो तो आप फ़ोन करिए, दारू आपके घर आएगा, इसका क्या हो? दूसरा है, आपने मुझे तो कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप रोज रोज रेलगाड़ी के अनाउंस किए कि आज फलाना से रेल चली, आज फलाना जगह से रेल चली। मैं समझ पा रहा हूं कि लॉकडाउन का निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया, बहुत बढ़िया बात था, बहुत सुंदर निर्णय था, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के पास या उनको जो सलाह देने वाले लोग हैं उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम जब लॉक कर देंगे और लोगों के पास भोजन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो वो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या होगा? इस विषय पर किसी अफसर ने कुछ सोचा क्यों नहीं? ये मामला नरेंद्र मोदी जी के अकेले का नहीं है, क्योंकि आज एक विज्ञापन छपा है अरविंद केजरीवाल के पार्टी का, जिसमें सिक्किम को बाहर का बता दिया गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा दीक्षा जिस विद्यालय से हुई है और वो जिधर अपने आप को दिखाता हुआ प्रतीत हो रहे हैं, वहाँ वाले लोग नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये नॉर्थ ईस्ट को हमारा हिस्सा मानते ही नहीं, मतलब वो उनका स्वभाव है। तो हो सकता है उस विद्यालय का असर हो, लेकिन बाद में उन्होंने एक अधिकारी को टर्मिनेट, सस्पेंड करके अपना पाला झाड़ लिया, बोला नहीं नहीं वो हमारा ही हिस्सा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो अधिकारी ही कर रहा है तो केजरीवाल अपने मुंह से माइक में क्यों करेगा मेरे 5 लाख को भोजन करे, 7 लाख को भोजन करे? फिर वो भोजन भी तो अधिकारी ही करवा रहा होगा ना। मतलब हमारे बिहार में और यूपी में कहा जाता है कि गोर गोर मोर आ करिया करिया तोर, ये वाली कहा था। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो तूने किया। इन सब बातों में खोज रहा मेरी सरकारें कहाँ है? पर खैर, जब आपने ये निर्णय लिया कि रेल चलाएंगे तो रेल चलाने में आपको 2 महीना तक सोचने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब आप 2 महीना क्या कर रहे थे? पैग मारे थे, मतलब देश की अर्थव्यवस्था बूस्टर का सेवन कर रहे थे 2 महीना तक, जिसमें आपको पता नहीं चल पाया कि हमको आदमियों के लिए रेल बस कुछ देने की जरूरत है। हम अपने घर में लाख है, कहीं नहीं जा रहे हैं, मेरे पास ये छोटा सा मोबाइल है और एक बहुत छोटी सी टीवी है, हम उसमें देख लिए कि धरती पर भारत का ऐसा कोई सड़क नहीं है जिस पर मजदूर मजबूरी के रूप में पैदल रिक्शा से जा नहीं रहा है और सड़कों पर अपना दम नहीं तोड़ रहा है। और आपको इतनी बड़ी सुविधा है, देश भर के कलेक्टर्स आपको रोज रोज रिपोर्ट करते हैं और आपको पता नहीं चला कि मजदूर रोड पर मजबूरी में मर रहा है। ये आप मतलब सरकारों को पता नहीं चला, राज्य सरकारों या केंद्र सरकार को। उसके बाद जो आपने व्यवस्था दिया लोगों को, उन व्यवस्थाओं का तो भगवान ही मालिक है। आज ही सूचना मिली कि जो रेलगाड़ी आई थी उसमें इन जो विशेष ट्रेनें चल रही हैं वो आम पैसेंजर नहीं है कि बलिया, छपरा, गाजीपुर, हाजीपुर, बोकला, सुरमर में रुकती हुई जाएगी। नहीं, वो दिल्ली से जाएगी तो पटना रुकेगी, बक्सर रुकेगी, या जहां की होगी वहां रुकेगी। तो जब वो ट्रेनें 12-12, 13-13 घंटा की जर्नी पर है तो उनमें पानी, खाना, भोजन की व्यवस्था का आपने क्या सोचा? उन मजदूरों को जो कि वैसे ही महीना 2 महीना से भोजन के मारे हैं, नौकरी के मारे हैं, हालात के मारे हैं, उन इस गर्मी में उनको पानी नहीं मिला, उन्हें स्टेशन पर तोड़ फोड़ करना पड़ा। यहाँ 2 विषय जानने वाली बात है। मुगल सराय स्टेशन, जिसको हम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बोलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर
तो सीन ऐसे हुई कि आपने एक बाघ को पिंजड़े में बंद कर रखा है और सामने मटन चीर कर रखा है, बाद में पिंजड़ा खोल दिया। वो एक पाकिस्तान की वीडियो आई थी कि एक भोजन का थाल लगा था और जब बोरी हटाया गया ना तो वो एकदम टूट पड़े। मुगल सराय स्टेशन, जो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के रूप में अब जाना जाता है, वहां पर पानी की कैरेट लाइन से भरी हुई है और सामने प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी खड़ी है जिनको पानी नहीं दिया जा रहा है। वो जिस तरह का लूट पटार मचा, जिस तरह की मतलब अव्यवस्था फैला वहां पर। अच्छा, दूसरे लोग भी हैं, एक एक आदमी 20-20 पानी का बोतल और कंटेनर लेकर के भाग रहा है अपने रेल में। उसे पता रहेगा पूरा जीवन भर मुझे पानी मिलेगी नहीं, मैं जो भी लूटना है लूट लो। इन सब व्यवस्थाओं का जिम्मेवार है। अभी विशेष परिस्थिति है, बीच में ना तो कोहरा है ना कोहराम है, तो ट्रेन रुकी क्यों बीच में? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? पेट्रोल खत्म हो गया, उसका डीजल खत्म हो गया, लाइन को टूट गई, ड्राइवर तबीयत खराब हो गया। ऐसी क्या परिस्थिति जो ट्रेनें आ रही, एक ट्रेन का पता चला कि जाना था कहीं और चली गई कहीं। मतलब बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह की व्यवस्थापक लोग इस टाइम की व्यवस्था देख रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि सरकारें कहां बैठी। उससे भी बड़ा बात, आज मैं समाचार सुन रहा था तो हमारे घर से भी एक समाचार है कि देख ले बाबू, रुपया के जुगाड़ देखे, बड़ी पता ना कबले क्वारंटाइन है। हिंदी में बता रहा हूँ, जिन्होंने कहा वो भोजपुरी में बोलते हैं, उनको हिंदी नहीं आता, अंग्रेजी तो उनको दूर तक संबंध नहीं है। उनका कहना था कि ध्यान रखिएगा, या पैसा वैसा का मामला देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, एटीएम उटीएम सब खाली हो गया। बीकी बता रहा था कि अब एटीएम में भी है नहीं, या कुछ जुगाड़ करिएगा। तो मुझे अपने मध्यम दर्जे और मध्यम स्तर का होने पर पता चला। फिर मैंने समाचार में देखा कि भाई 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट वो भोजन जा रहा है और 8 करोड़ 88 करोड़। फिर मैंने बोला कि 88 करोड़ में भी मेरा नंबर नहीं है, जो कि 130 करोड़ देश की आबादी है। जो हमारे देश की आबादी है वो 130 करोड़ है और आपने 88 करोड़ लोगों को पहुंचा दिया। राकेश परमार उसमें भी नहीं है। फिर मैंने अपने पत्नी जी को बोला कि एटीएम में पैसा हो ना हो, सरकार के नज़र में हम ऊपर वाले लोग हैं, मतलब बड़े पहुंच वाले लोग हैं। फिर हमारे यहाँ एक काम करता है, हमारा बिलदारी टाइप का काम करता था, और होता कभी कभी उसको 100-200 जरूरत पड़ती है, बेचारा ले जाता है। उसका फोन आया कि सर जी कुछ करिए ना। मैं बोला अबे 2 दिन पहले तुमको 2000 दिया था, अब मेरे पास भी नहीं है भाई। तो सर अब आपके पास भी नहीं है तो क्या होगा? मैं बोला मेरा प्रिंटर है क्या, नोट छपता है कि क्या होगा? तो सर बड़ी बुरी स्थिति है, मैं बहुत अंत में बिल्कुल थक हार के मांगा हूँ। मैं बोला वो जो 88 करोड़ लोगों का राशन बटा उसमें तेरा नाम नहीं है। बोला सर वो 88 करोड़ वाला कहाँ बटा, हमको बताया जाए। तो मैं सोचा कि सड़क पर भीख मांगने वाला मजदूर भी 88 करोड़ में नहीं है, और बिना भीख मांगे अपने मेहनत से कमाने वाला राकेश परमार भी उस लिस्ट में। तो 88 करोड़ लोग हैं कौन, जिनको सीतारमन जी कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा चावल कुछ डिटेल दे रहे थे, उनके यहाँ चला गया। ये सोच करके मैं बड़ा परेशान हूँ कि सरकारें हमारी हैं कहाँ। दूसरी सरकारों का आपस का तालमेल देखिए। हरजीत पुरी साहब ने कहा है कि सोमवार से ट्रेनें चलेंगे, मतलब जहाजें चलेंगे। अभी अभी शाम को समाचार आया कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी ये निर्णय नहीं लिया है, सरकार को अलाउ नहीं किया है एविएशन मिनिस्ट्री को कि आप मुंबई में या महाराष्ट्र के किसी कोने में जहाज उतार दें। जहाज का बुकिंग होने लगा, टिकट बिक गया। अब जो आदमी दिल्ली मुंबई का टिकट लिया होगा वो तो हवा में लटका हुआ है, ना तो उसका टिकट कैंसिल होगा ना वो जहाज पकड़ेगा। मतलब अभी आप दो सरकार, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अभी आपने बात नहीं किया कि जी मेरा जहाज उड़ाने का प्रोग्राम है, आप तैयार हैं क्या? जबकि आपने कहा है कि जहाजों की व्यवस्था उतर जाने के बाद वो राज्य सरकार की है। जिस आदमी के पास व्यवस्था, मतलब बारात जिनके घर जानी है उन्हीं को सूचना नहीं दिया कि भाई तेरे घर परसों बारात लेके पहुंच रहा हूं मैं। मतलब ये मैं सरकारों की बात कर रहा हूं। ये 2 महीना बैठने के बाद मैंने कैलकुलेशन निकाला। जो लोग लिख रहे हैं उनकी बात मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। मतलब कि महाराष्ट्र सरकार का समाचार में आया हुआ है कि हमने नहीं कहा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिख दिया है कि भाई अभी वहाँ चूंकि अभी एक बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है, और पहले से पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी नाम के तूफान से ग्रसित प्रसिद्ध थे, अब एक और भी आ गया। तो मैं बंगालियों को तहे दिल से उनके हौसला के लिए सलाम करता हूँ। वो बहुत जीवट लोग हैं, जरूर बर्दाश्त कर लेंगे। अरे जो ममता बनर्जी को इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा, ये साला छोटी मोटी क्या कर लेगा। लेकिन उन्होंने चिट्ठी लेकर के बढ़िया किया कि भाई अभी रेल ना आने दिया। एक बात समझ में आ रही कि चलो ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दिया कि हमारे यहाँ भी
रेल को ना आने दिया जाए। लेकिन जिन लोगों ने चिट्ठी नहीं लेगा उनका क्या? इन बातों को समझने से पहले मैं लोगों की बात पढ़ लूं, उसके बाद क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए व्हाट डू नॉट डू वाली बात होती है ना कि क्या करें और क्या ना करें। तो पहले मैं कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं उनकी मार्गदर्शन पढ़ लूं, उसके बाद मैं बात करूं। चंद्रकला जी पूछे कि हाउ आर यू? आई एम वेरी मच फाइन। उमेश सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। निर्मल भैया को सादर प्रणाम। चंद्रकला जी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दीपक को शुभ आशीर्वाद। मनीष भाई को भी शुभ आशीर्वाद। दीपक ने लिखा कि भैया राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहना चाहिए कि फला राज्य सरकार को मतलब कोऑपरेट नहीं कर रही है। राज्य सरकार में फिर मोदी जी भी सरकार आ जाएगी ना, जो उनकी खट्टर साहब की, तो क्या 2700 राज्य की सरकारें नहीं कर रही, आप पर्टिकुलर नहीं कर रही है। ये बात तो मोदी जी, जैसे आपने लिखा ना कि राज्य सरकार नहीं करे, तो लिख के दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें विद एविडेंस कि फलाने राज्य सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। तब राज्य सरकार का मतलब क्या? जोगी जी ने नहीं किया, जोगी जी भी राज्य सरकार में आए ना, तो उल्टा पड़ जाएगा ना, बताना पड़ेगा कौन राज्य। ऐसे नहीं कहा जा सकता। मेरे से फेसबुक को नहीं बोल रहे सरकारें, मेरे जैसा फेसबुक नहीं है कि सही हो या गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई नहीं सुनता। मोदी जी को, जोगी जी को आके कहना चाहिए था। विपिन कांत है मेरा शुभ आशीर्वाद। आनंद भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? श्रीकांत भैया हाँ नमस्कार। श्रीकांत जी। अपराजिता मिश्रा हाँ शुभ आशीर्वाद बच्चे। मनीष हाँ नमस्कार भाई। आनंद जी हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। अमित हाँ नमस्कार भैया। मनीष कुमार लिख रहे हैं कि अंधी नगरी चौपड़ राजा। बिल्कुल 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 मनीष, आपकी बात एकदम सही है सर। ये हाल हो गया है अपने देश में। बिल्कुल, अभी देश में क्या होगा अभी आगे बोलूंगा, व्हाट डू और व्हाट नॉट डू। अमित, आम आदमी बहुत परेशान है और खास आदमी खुश है। कौन सा खास आदमी खुश है भाई? पूरे भारतीय परेशान है। अब वही नहीं परेशान है जिनकी परेशानी में मजे ले रहे हैं। परेशान तो सब है भाई, जो अरबों खरबों कमाए हैं उनको अरबों खरबों रोज रोज लॉस हो रहा है, इस बात की परेशानी है। हमारे तुम्हारे को ना ही करोड़ों की कमाई थी, ना ही करोड़ों का लॉस का चिंता। बट जो लोग रोज सुनते थे 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 7 करोड़ है, उनको 5-5, 7-7 करोड़ ना आने का घाटा है भाई। अमित, पता करो, उनके दिल से पूछो। मनीष लिख रहे हैं कि सरकार जो बंदर बांट कर रही है वो बस पेपर, उसमें भी आगे आऊंगा, पेपर पर भी नहीं है मेरे भाई। मजदूर और किसान, हाँ बिल्कुल बहुत परेशान है मजदूर किसान। तो कनक भाई नमस्कार, कैसे हो? मुंबई तो आपका बिल्कुल। अमित, मध्य वर्ग के लोगों के हालत दयनीय। बिल्कुल, मैं यही कहने ही वाला था। आदरणीय ओंकार सिंह ने लिखा है कि भाई साहब नमस्कार, बीच में ट्रेन को रोकना मजबूरी होती है। कुछ जगहों पर ड्राइवर गार्ड को बदलना पड़ता है, परंतु कहीं दुर्व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। मैं ओंकार सिंह जी आपको बताऊं, रेल के विषय में थोड़ी बहुत भी मैं जानता हूं, क्योंकि 2-3 रेल मंत्री से बड़ा नज़दीकी संबंध और कमेटियों से भी है। रूटीन जब चलती है ना तो गार्ड, ड्राइवर और रेल बदले जाते हैं। 12 घंटा और 10 घंटे के टाइम पर रेल को अगर बदलना था तो रेल वाले को ये सोचना चाहिए। यहीं पर तो मैनेजमेंट की कमी दिख रही है कि आप अगर कह रहे हैं कि चलिए भाई दिल्ली से चल करके हमने कानपुर में रेलवे को बदलना है, मतलब रेल वहाँ कानपुर में खड़ी होगी, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए ताकि कानपुर में रेल खड़ी होगी और 10,000, 2,000, 5,000 हमारे में पैसेंजर हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, क्योंकि हमने उनको दिल्ली में भी पानी नहीं दिया है, तो ये लोग हंगामा करेंगे। मतलब आप पूर्वानुमान नहीं लगा सके। ये कोरोना जैसी महामारी तो ही नहीं कि आपको वायरस दिखा नहीं, ये तो हमारे भारत की जनता है, जीता जाता बढ़िया होगी तभी थाली पीटेगी और दुखी होगी तभी थाली पीटेगी। मतलब उसको पीटना ही है, बढ़िया होगी तो वाह 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 करेगी और बुरी होगी तो वाह 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 करेगी। करना तो दोनों में ही है। तो फिर वो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? किस बात की मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं आप लोग जो रेलवे को चलाते हैं? किस बात की बड़ी बड़ी सैलरी है? किस बात की आप चलते हैं तो पूरी रेलगाड़ी आपके लिए चलती है? इतनी तनख्वाह अगर आपके पास लेने की क्षमता है तो ये पूर्वानुमान और इन बातों को ऑब्जर्व करने की भी क्षमता होनी चाहिए ना। राकेश परमार है कि रेल लेके चल दिया, पता चला कि इसमें हवा ही नहीं है, और दूसरा बताया अबे रेल में हवा नहीं भराया जाता है। हवा नहीं भराया जाता, धीरे धीरे क्या चल रहा है? मतलब मैं नहीं ना हूँ, रेलवे के महकमा पढ़े लिखे ट्रेंड लोग होते हैं। हमारी रेलवे बड़ा प्रोफेशनल रेल है, तो उसको इस बात की आशंका नहीं थी कि अगर रेल और ड्राइवर वहां बदला जाएगा तो इन लोगों को भी खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। और अगर आपने इनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं किया तो तुमको पानी पीने की क्या जरूरत है? आपको बीच में बता दूं, बदर एक काफिला जा रहा था मिलिट्री वालों का रेल से, तुगलकाबाद में रेल खराब हो गया था। मैं गया था तुगलकाबाद से, तो एक आदमी को मिलने के लिए, तो देखा कि मिलिट्री का तोप टैंक, तो क्यूरियोसिटी होती है भाई, तोप टैंक आदमी नजदीक से देखे।
तो मैं जब गया तो देखा ना कुछ लोग मतलब वो पूड़ी उड़ी ले आकर के खिला रहे थे। तो मैंने पूछा, एक बहुत बच्चा टाइप मेंबर था, अफसर था, तो वो बोला कि 3 दिन हो गए हैं हमको किसी कारण से रुक गया, और अब आजू बाजू में जो भी ये भूजा वूजा था वो तो हम खा लिए, हम छोड़ करके जा नहीं सकते थे। तो किसी आदमी को पता चला तो पूरी लाए, कितना ला पाएंगे? मैं बोला सर आप खाए? बोला नहीं, हमारा जब तक जवान नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा। उसकी बीवी, बच्चा रो रहा था, उसका 2-3 महीना का बच्चा था। तो एक सिपाही हमको बोला कि सर आपसे बड़ा बढ़िया बतिया रहे, हमारे तो अफसर हैं, इनके बच्चे के लिए कहीं से दूध का इंतजाम करा सकते हैं। मेरी आंखें डबडबा गई। मैं दौड़ा हुआ नीचे आया, चाय की दुकान वाले बोला कुछ नहीं, मैं बदरपुर आया, बदरपुर से दूध का पैकेट 2 लिया, 2 ही उसके पास था, मैं ले करके गया। तो जानते उस फौज के अफसर ने क्या कहा? 2 पैकेट दूध तो आज मेरे बच्चे के लिए हो जाएगी, लेकिन ये सारे जवानों को फिर मैं किस मुंह से आदेश दूंगा कि वीर तुम बढ़े चलो? मैं मर रहा हूं, मरने तो, मेरा बच्चा मर रहा है, मरने दीजिए। मेरे लिए सब मेरे बच्चे के तरह से हैं। आंखें डबडबा गई। मतलब देखिए उस अफसर का, वो मिलिट्री का अफसर था, लड़का ही था, मतलब 24-25 वर्ष का रहा होगा। अब मुझे उसकी वर्दी का, वो वर्दी में था, क्या है वो उसका लोगों का मुझे पहचान नहीं, तो कैप्टन वैप्टन का होगा, कर्नल टाइप का, जो भी हो, मुझे इसका बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका शब्द आज भी ध्यान है। उसने बोला कि बच्चा मर रहा है तो मरने दीजिए, लेकिन 2 पैकेट दूध, यहाँ 2000 लोग बैठे हैं, उनमें नहीं हो पाएगा। मैं कहा कि धन है वो, धन है वो, मतलब वो मैनेजमेंट देखिए। और आपको ये पता नहीं है तो एक मिलिट्री का, आप इस देश में मिलिट्री की जिम्मेदारी है। ड्राइवर 12 घंटा नहीं जा सकता। अगर मजदूर 12 घंटा बिना पानी पिए रेल में उस गर्मी में सड़ रहा था, तो आपका ड्राइवर सीधे पटना तक नहीं जा सकता था। अनोखे लोग हैं क्या आप लोग? इस बात को बताना पड़ेगा। और अगर आप अनोखे हैं तो आपको तनख्वाह किसने दिया, कौन दे रहा है? इन्हीं लोगों की खरीदी हुई टिकट से आपने इनसे पैसा ज्यादा लिया, इनसे टिकट में कोई छूट नहीं दी, कोई रियायत नहीं दी, कुछ बात नहीं दी। रेलवे में टिकट लेते हैं तो उनके साथ उनको कुछ और अधिकार भी मिलता है, वो कहाँ है? आपको इन बात को बताना पड़ेगा, आपको इन बात की जवाब देनी पड़ेगी कि ऐसे मिसमैनेज क्यों हुआ और इसका जिम्मेवारी किसकी है। पहली बात। अब तो रहे रेल की, अब आते हैं सरकारों की। इस बीच कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, सभी लोगों की बात पढ़ लें। श्रीकांत भैया लिख रहे हैं कि भैया 88 करोड़ में 15% भी लोगों के पास पहुंच की नहीं, भगवानी मालिक है, किसी के पास नहीं पहुंचा। मेरे को तो कोई आदमी आकर नहीं कहा कि ये मैंने वो सरकार वाला 15 किलो अनाज लिया है। जो लोगों से मैं फोन उनको बात करता हूँ, जो लोग फेसबुक सोशल मीडिया पर मेरे को जुड़े होते हैं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि जी मुझे वो 15-20 किलो मिल गई है। तो मैं कैसे, मेरे को तो नहीं मिला भाई, 88 करोड़ में मैं नहीं हूँ। बीपी भाई कटर भाजपाई लिख रहे हैं कि नमस्कार, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून को वो भी एक बच्चा नहीं होगी, वोटिंग राइट समाप्त करें, सरकार फायदा समाप्त हो, और वो भी तत्काल प्रभाव से। बस एक फैसला लेना है सरकार को बस एक फैसला लेना है सरकार को, सब सही हो जाएगा। ये कोरोना में प्रूफ हो गया है कि आपातकाल में आतताई को सक्षम रूप से हमारी पुलिस प्रशासन सेना दुरुस्त रख सकते। बीपी भाई, किसने रोका है आपको ये कानून बनाने के लिए? मतलब कई बार ना आप बोल के फंस जाते हैं। आप किसके वाल पर बोल रहे हैं पहले जानिए। मैं छोड़ता नहीं ना किसी को, न पक्ष हो न विपक्ष हो, मैं निष्पक्ष हूँ। आपको आरक्षण में हमको जुटियाने के लिए भरपूर समर्थन था, आपने कर दिया। आपको जब कोई जरूरत पड़ती थी आपने कश्मीर से 370 हटाने की बात हटा दिया। तो आपने ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को क्यों नहीं लाया? 6 साल हो गए, किसी ने रोका था? उसके पहले 6 साल पर सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की मान लेते हो कि यही लोग देश के खासम खास है। तो 6 दूनी 12 साल में किस आदमी ने आपको रोका था और क्यों रोका था? और अगर नहीं रोका था तो फिर क्यों रोना? आप ये ना कि आप भी वही आदमी है, मतलब प्रधानमंत्री सब वही है, सरकार में आने के लिए कहते कि ये करूंगा, और आने के बाद आप वो करते हैं। किसी ने रोका है तो हमको बता दीजिए। और आज के तारीख में तो नरेंद्र मोदी के सामने मैं उम्मीद करता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि किसी MP MLA की हैसियत ही नहीं है कोई नरेंद्र मोदी को कह दे कि जी फलाना वाले बिल पर मैं वोट नहीं दूंगा। कोई आदमी है क्या आप 6 तारीख में कोई आदमी इस पोजीशन में है कि नरेंद्र मोदी के प्रश्न का जवाब दे सके, विरोध कर सके, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई है क्या? तो किसने रोका? लगा दीजिए। दूसरा, आप 1 की जो संशोधन विधेयक लाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, खूब अच्छी बात है, लेकिन अब ये तो आएगा तो इसका परिणाम बाद में होगा ना। तो तब तक क्या है, आप कोरोना से लोगों का जनसंख्या नियंत्रण कर देंगे कि भाई चलो अच्छा हुआ, कोरोना जिन लोगों का 5-5 लोगों उनमें 4-4 लोग समाप्त हो जाए, एक आदमी रह जाए। आपको इस बात की है कि भाई चलो अच्छा हुआ हम नहीं कर पा रहे तो कोरोना ही कर दे,
ओम प्रकाश को सुबह से बात। कनक कंजेश जी लिख रहे हैं, कनक कंजेश बहुत वीआईपी जगह पर आ रहे हैं, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना है, रोज दिखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा भाई सकुशल है, इस बात की प्रसन्नता होती है। फिर उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया है। कनक भाई ने लिखा है कि सारे सरकारें, मीडिया, नेता एवं सभी लोग सिर्फ मजदूर मजदूर का नारा लगा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो 10-12 हज़ार की नौकरी करता है और जिनकी नौकरी करने के वजह से कोरोना के वजह से छूट गया है और वो लोग फैंस हुए हैं, उनका सूद लेने वाला को कनक भाई आप उनकी छूट की बात कर रहे हैं, जो लोगों की कुछ नहीं गई उनका पूछ कौन रहा है? भाई साहब ये बताइए, यहाँ पर किसी का कोई पूछ नहीं रहा, आप गलतफहमी में ना रहे। अरे वर्षानी जी नमस्कार, बहुत दिन के बाद दिखे, क्या बात है? मैं अपने भाई विजय को नमस्कार बोल रहा हूँ। मित्रों आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, विजय सिंह वैसे मेरे भाई हैं, मेरे बाल सखा है, हम दोनों ने एक ही साथ पढ़ाई किया है। चूंकि मैकाले के सिद्धांत को मैं पढ़ा हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं विद्यालय में गया हुआ हूँ। और विजय मेरे बाल सखा हैं, मेरे सहपाठी हैं, बलिया जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और आप ही के अध्यक्ष में बलिया ने 3 सीटों पर लोकसभा में परचम लहराया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठ करके आपने ब्रीफ दिया था बलिया को कैसा किया जाए, और इन्हीं के ब्रीफ को उन्होंने अपने संबोधन में बोला था। संघ की एक बहुत बड़ी डिग्री होती है त्रिवार्षीय प्रशिक्षण, वो क्या होता मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल से वो कोई चीज होता है जिससे, अब त्रिवार्षिक प्रशिक्षण सुनने के बाद ये साला हमारा मोबाइल भी नाराज हो गया, तो वो शायद मेरे मोबाइल को कुछ परेशानी आ गई। वो विजय भाई के संघ का गुण इसमें थोड़ा सा लगा कि भाई इतनी ज़्यादा आप कह रहे हैं, कई बार परेशानी हो जाती है मोबाइल को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। खैर ठीक हो गया, गिरते हैं साहब मैदान में वाली हाल है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो विजय भाई अभी त्रिवार्षिक प्रशिक्षक हैं हमारे यहाँ और अभी राष्ट्रीय कार्य समिति में है। इन्हीं के पार्टी का मामला है और इन्हीं के पार्टी पर चर्चा है, ये सुन रहे हैं तो मुझे बड़ी सुकून मिल रही है। ओम प्रकाश पांडे लिख रहे हैं कि पूरे देश में एक आदमी है कोसने के लिए, नरेंद्र मोदी, कोस के खुश हो जाए सब लोग। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी को नहीं कोस रहा हूँ, गलत मतलब पूरे सुना करो, पहले लिखने से पहले पूरा सुना करें। पत्रकारिता का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बोल दें। सिमरन हाँ नमस्कार आप बाद में कर रहे हैं, ठीक बात है, पहले नमस्कार करते हैं उसके बाद बात लिखते हैं, लेकिन चलिए आपका नमस्कार स्वीकार किया। मैंने नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं कोसा, मैंने कहीं पर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो बड़ा बढ़िया किया है, मोदी जी जो लॉकडाउन किए तो हमने उसका बात माना, लेकिन मैं ये नहीं, मेरा पूछना अधिकार है कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को कहा कि घर में बंद हो जाए, मैं 2 महीने से घर में बंद हूं, लेकिन फिर वो दारू वालों को भेजने का निर्णय किसका था? ये मेरा पूछना अधिकार है कि नहीं है? रेलों में भूसे की तरह से भर करके गांव में कोरोना भेजने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये मेरा पूछने का अधिकार है कि नहीं है? कोरोना विदेश से लोग लेके आए, जब जनवरी फरवरी में ही दुनिया भर में ये बात चल गया था कि कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, तब आपके पास दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि अगर कोरोना बाहर से आ रहा है तो हम एयरपोर्ट पर लोगों को जांच करें, वहीं पर ब्लॉक कर दें? ये बात तो किस बात का मोटा मोटा तनख्वाह वो अफसर लेते हैं? मतलब इंटरनेट पर दूसरी तरह की फिल्में देखने के लिए उनके पास महंगी मोबाइल और इंटरनेट दी गई है कि आप विदेश में अपने संपर्कों से संपर्क स्थापित करने के लिए आप विदेश सेवा का अधिकारी हैं, आप प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हैं, आप राज्य सरकार के एडवाइजर हैं, आप केंद्र सरकार के एडवाइजर हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, संतरी हैं, आपको इस बात का ज्ञान नहीं था कि दुनिया में कोरोना फैला हुआ? ये कोई छुपी बात थी? राकेश परमार और ओम प्रकाश है जिनके पास ये समाचार नहीं थी। अगर टीवी पर देख करके आप चलेंगे तो आप सरकार किस बात के हैं? सरकार तो आप ये है कि आपका पूरे देश भर में आपके इन्वेस्टर लगे हुए, चीन में आपका इन्वेस्टर है, वो नहीं बताया कि यहाँ पर बीमारी है, जरूर बताया होगा, वहां तो रोज रोज केबल आती है, तो आपको इस बात की समझ नहीं थी। ओम प्रकाश जी ने दोबारा मेरे को बताया है, इतनी बोलने के बाद भी बोला, इसका मतलब ठीक है, बोला कि मैंने आपका नाम लिया क्या कि आप अपने आप, मैंने अपनी नाम ही मेरे वाल पर बोल रहा, मैं अपनी नाम लूंगा ना मेरे भाई, मेरे वाल पर है तो मैं ही लूंगा ना। तुम आए तो यही कहा, मैं कह रहा हूं मेरे वाल पर लिख रहा हूं, मतलब तुम कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी को कोसो। मैं नरेंद्र मोदी को नहीं कोस रहा, मैं व्यवस्था को कोस रहा हूं कि इस व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? सिविल अथॉरिटी की हाईएस्ट पोजीशन पर होने वाला नरेंद्र मोदी की है और किसकी है? इस देश में सरकार में बिन हरि कृपा तिरण नहीं डोले, रामायण में लिखा है, रामायण पढ़े हो ना पंडित आदमी हो, कि बिन हरि कृपा तिरण नहीं डोले। बिना प्रभु के कृपा के तिरण डोलता है क्या? हम में तुम्हें खड़गड़ व्याप्त राम,
तो यहाँ सरकार में हम में हो या तुम में हो, किसी में हो, मोदी जी तो हैं। अगर अच्छाई मोदी जी को दिया जाएगा तो बुराई राकेश परमार को दिया जाएगा। तो कैबिनेट में कोई पद दिलवा मेरे को, मैं सुनने को तैयार हो जाऊंगा कि बढ़िया मोदी जी ने क्या, खराब राकेश परमार किया। नरेंद्र मोदी जी को यह बताना ही पड़ेगा कि उनके अधीन चलने वाली रेलगाड़ी बीच में रुकी क्यों। जैसे आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी ने कहा कि बीच में इसलिए रोकनी पड़ी कि ड्राइवर गार्ड को बदलना पड़ा, तो वो रेलवे वाले आदमी क्या इकोनॉमिक बूस्टर मार करके बैठे थे, जिनको ये पता नहीं चला कि जो 10,000, 2,000, 5,000 जितने लोग होते वो लोगों का क्या होगा। जो को दिल्ली में भी पानी नहीं मिला, वो इस गर्मी में पानी के लिए छटपटा रहे होंगे, वो जरूर पानी के लिए टूट पड़ेंगे। ये इतनी आकलन नहीं कर सकें तो किस बात के प्रोफेशनल अफसर है, रेल चलाने की जिम्मेदारी आपके पास है, किस बात का? ये प्रश्न तो बनता ही है ओम प्रकाश, पूछना तो पड़ेगा। और प्रश्न आदमी हेड से ही पूछता है, प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न उन्हीं से पूछा जाएगा जो हेड कर रहे हैं सरकार को, जिनके जिम्मे सरकार चलाने की जिम्मेवारी, उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आज ये पूछ रहा हूं कि क्या जब पूरे दुनिया में अब ये सब लोगों को ये पता चल चुका था, समाचारों में भी आ चुका था कि एक कोई कोरोना नाम की बीमारी चली है, चीन के फलाना शहर में बड़ी कोहराम मचा है। आपने बहुत दिन के बाद चीन से आने वाले लोगों को जांचना शुरू किया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि चीन के अलावा ये लोग ब्रिटेन और ब्रिटेन के द्वारा भी आ सकते हैं। मतलब आप इतने बेवकूफ चौकीदार हैं कि आपने मेन गेट पर तो पहरा किया, पीछे वाला गेट खोल दिया कि चोर पीछे से आओ, आराम से चोरी करके चले जाओ। बढ़िया चौकीदार तो वो कहा जाएगा ना भाई, जो अगला पिछला खिड़की जंगला और छत की हाइट भी नाप लेके कहीं बाउंड्री कूद के कोई ना आ रहा हो। बढ़िया चौकीदार वही है ना भाई, जो सुरक्षा के हर जगह की आकलन करे और उसके बाद सटीक सुरक्षा इंतजाम करे। चीन से आने वाले लोगों की जांच फलाने तारीख को हुई, आपने बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच क्यों नहीं शुरू कर दी? ये बात आकलन आपको लगाना चाहिए ना, क्योंकि आप इसी बात की मोटी तनख्वाह लेते हैं। इस देश की सबसे बड़ी सुविधा का आप हकदार हैं। आप जाते हैं तो आपका पास नहीं बनता, आप कहीं भी गाड़ी लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी होती है वही कानून बन जाता है। आप जब मर्जी हो सो के उठे और एक आदेश पारित करते, जैसे आपने नोटबंदी में किया कि आज ये नहीं होगा, जो नहीं होगा, रोज नई नई एक रेगुलेशन पास होती थी। उनमें क्या हो रहा था, श्रीकांत भाई ने कुछ मार्गदर्शन किया, मैं इसकी मार्गदर्शन पढ़ो। श्रीकांत भाई ने लिखा है कि भैया वोट बैंक की राजनीति में कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। जब तक इसके ऊपर उठकर फैसला नहीं लिया जाएगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून लागू नहीं हो सकता है। कोई अगर आरक्षण समीक्षा की बात करता है तो तख्ता पलट हो जाता। श्रीकांत भाई, एक तो सबसे पहले कि ना तो यहाँ पर आरक्षण से कोई मतलब था, ना जनसंख्या नियंत्रण से मतलब था। ये मामला कोरोना से था। कोरोना ना तो आरक्षण दे करके पकड़ रहा है, कोरोना पकड़ेगा जो आदमी एक्सपोज करेगा अपने आप को कोरोना मरीजों के साथ। जो आदमी बिना सुरक्षा व्यवस्था के दारू की दुकान पर गया होगा, वो चाहे आरक्षण के अंदर वाला हो या आरक्षण के बाहर वाला हो, कोरोना उसको पकड़ेगा। कोरोना उनको भी पकड़ेगा जो लोग जनसंख्या नियंत्रण के दायरे में आते हैं या जनसंख्या नियंत्रण के दायरे में नहीं आते हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, बड़े दिन के बाद दिखे डॉक्टर साहब, सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है कि आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं दिखे? वैसे नमस्कार, आप कुशल हैं, भगवान आपको और अल्लाह। ईद आपको मेरे ख्याल से शायद परसों सोमवार को मनेगी ईद, जैसा कि आकलन चल रहा है। मेरा आज से ही आपको मुबारकबाद, क्योंकि पता ना आपका इंटरनेट फिर कल पकड़े ना पकड़े। मेरे तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद पर खुशियां ईश्वर अल्लाह दोनों आपके यहाँ दी। तो श्रीकांत, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि ये जनसंख्या नियंत्रण से खत्म होगा या आरक्षण से खत्म होगा। बीमारी आरक्षण और जनसंख्या पर देख नहीं आती। एक और पीएन पंथी साहब आए हैं, आपको नमस्कार बोल रहा हूँ। पंथी साहब ने लिखा है कि मोदी जी सारी समस्या के जिम्मेदार हैं, बीजेपी का डेढ़ संसद आरएसएस देश को बर्बाद करना चाहता है। और पीएन पंथी आबाद करने का कौन सा काम किया पीएन पंथी साहब, जरा बताना। आप पीएफ के इतने बड़े अफसर हैं, मोटी कमाई करते हैं, आपने कितने लोगों को क्वारंटाइन में खाना पहुंचाया? वीडियो लगाओ। मायावती इतनी पैसा लूट कर रखी हुई है, कमा कर नहीं रखी है। केस मेरे पकड़ दीजिएगा, मायावती बहन लगती है आपकी, केस मेरे पकड़ देगा। मायावती ने कितने लोगों को भोजन करवाया मेरे को बताइए। लालू प्रसाद यादव कितने लोगों को भोजन कराया आपके बिहार का, में बता दीजिए। नीतीश कुमार कितने लोगों को भोजन कराया बता दीजिए। रामविलास पासवान खरबों रुपया कमाए हैं, कितने लोगों को भोजन कराया मेरे को बता दीजिए। संघ तो बिल्कुल मान लो है आपके कहने से देश को बर्बाद करा है, तो बाकी आपकी संस्था दलित सेना, एकलव्य सेना और फलाना सेना ने कहाँ कहाँ भोजन का आयोजन किया बताइए। कन्हैया कुमार आपको कहीं दिखा? आपका हीरो वो खालिक अखलाक कौन सा, वो कहीं दिखा? वो एक
पटेल आंदोलन चलाने वाला आदमी, भिखारी आदमी फॉर्च्यूनर में चल रहा है, वो कहीं दिखा है आपको? गुजरात में सबसे ज्यादा महामारी फैली हुई है, क्या है आपने हार्दिक पटेल को 2 रोटी और 2 बोतल पानी लेकर के कहीं फोटो देखा आपने? कन्हैया कुमार को कहीं बेमतलब का ट्वीट करते हुए देखा? सरला रशीद को कहीं कोई बयान देते देखा? रामविलास पासवान के बेटे को कहीं पूरी बांटते देखा? मायावती को कहीं 1 गिलास पानी देते देखा? कहीं देखा हो तो पति साहब मेरे को बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आरएसएस खराब है। आरएसएस को खराब करना फैशन है। आप जैसे पढ़े लिखे ऊंचे ओहदे पर बैठे वाले लोग, चूंकि अब राकेश परमार को खराब करेंगे तो कौन पूछेगा? पूछेगा तो तभी ना जब आप मोदी जी को खराब बोलेंगे। तो पंथी का मतलब क्या? बड़ा आदमी को तभी ना। लेकिन आप बड़ा आदमी को खराब करने से पहले मेरे को बता दीजिए कि मायावती ने क्या किया। मायावती जी के पास इतना रुपया है, मैं एक बार कहा था तो एक मेरा मित्र बोल रहा आप जातिवादी हो जाते हैं। मैं जातिवादी नहीं हो रहा हूं। मायावती जी कहती हैं कि मेरे पास दलितों ने चंदा दिया, तो वो दलितों के लिए कितनी क्वारंटाइन सेंटर खुलवाया, कितना भोजन का। दिल्ली में पूरी लाइन से मायावती का घर है, पूरी लाइन से, रहती कहीं नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं कहा कि एक क्वारंटाइन सेंटर बनवा दिया जाए, ये दलितों का पैसा से ये 10-20 कोठियां मैंने दिल्ली में बना रखा है, इसमें क्वारंटाइन किया जाए। हमने कहीं 200-400 करोड़ रुपया, 200-400 करोड़ रुपया मेरे भाई को दे दिया। कहा नहीं कहा कि अपने दलित भाई के लिए भी मैं 10 दिन भोजन की व्यवस्था करवा देती हूँ। आरएसएस की बात करें, आरएसएस अस्पतालों में ड्यूटी दे रही है, आरएसएस हर जगह फ्रंट में ड्यूटी दे रही है, आरएसएस एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने में ड्यूटी दे रही है, आरएसएस दिल्ली के कई अस्पतालों में ड्यूटी दे रही है। जम्मू कश्मीर जैसे सुदूर बस्ती में आरएसएस के लोग अपना खाना वितरण का काम करें। आपके पटना में जो बाढ़ आया था ना, तो सबसे पहले आरएसएस के लोगों ने नाव से लेकर के घर घर पानी पहुंचाया था। आरएसएस की तुलना करने के पहले एक बार सोचिए कि ऐसे करने से 3 इधर भी हो रहा है। वैसे आपको नमस्कार, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन पूछना तो बनता है ना। वो कहते हैं ना, पूछेगा इंडिया, तो हम तो पूछेंगे ना आपसे। अगर आप कोई बात करेंगे तो जवाब तो देंगे ना। ओम प्रकाश भाई ने लिखा है कि मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन उड़ीसा पहुंची, ड्राइवर। मैं यही तो कह रहा हूं, ओम प्रकाश, मैं यही कहना। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात कहूंगा, मतलब कोई सड़क पर तो जा नहीं रहा था कि किसी ने कह दिया कि गोरखपुर इधर है, वो तो लाइन पे ही जा रही होगी ना। तो मतलब वो क्या इकोनॉमिक बूस्टर पी करके लोग, क्योंकि उसमें ड्राइवर का दोष नहीं है, ड्राइवर रास्ता नहीं भूला, गलत सोच रहे हो। वो ट्रैक वालों ने रास्ता बोला, क्योंकि रेल के ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग नहीं होता। रेल के ड्राइवर के हाथ में स्पीड बढ़ाना, स्पीड कम करना और ब्रेक लगाना और चालू करना, 3 ही चीज होता है। बीच बीच में हॉर्न मारता रहता है, और उसके पास स्टीयरिंग नहीं होती। स्टीयरिंग होता है रेल कंट्रोल वाले के पास। तो रेल कंट्रोल वाले ने कैसा पैट बदल दिया, को फलाना जगह चली गई। डॉक्टर साहब ने भी आज लिखा था अपने फेसबुक पर कि पैदल चलने वाला रेल से चलना, घर बढ़ाइए मत, दोनों आदमी एक ही संग पहुंचेंगे। बिल्कुल उनका बयान बड़ा बढ़िया था। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि आप क्या इकोनॉमिक बूस्टर पी करके बैठे हैं वहां पर और मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। मेरा यही कहना था कि सरकारें कहां हैं। अभी तक तो रेल के उस आदमी को सस्पेंशन का टीवी पर नहीं आया। अरविंद केजरीवाल ने तो चलो एक माइलेज लिया कि जब उनकी बदनामी होने लगी तो बोला कि उस अफसर को निलंबित कर देता हूं, लेकिन रेलवे ने तो अभी तक निलंबित नहीं किया, उसको तो सस्पेंड कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब ने लिखा है कि ईद मुबारक आपको भी, मैं शाम के टाइम ऑनलाइन टीचिंग के लिए काम। वो बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। मेरे से ज्यादा जरूरी वो है, मेरा तो बाद में भी सुन लीजिएगा, यूट्यूब लिंक पर देख लीजिएगा। लेकिन आप शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, और इस टाइम पढ़ाई में अगर कुछ लग रहे हैं तो आप राष्ट्र निर्माण में लग रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई। ये सबाब का काम है, ये बढ़िया काम है। मतलब आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। टीचर धर्म अदा कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। बीपी भाई ने लिखा है कि बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया, पर जब देश के अंदर छिपे गद्दार मरकज, तबलीग जमात और कांग्रेसी जैसे देशद्रोही जयचंद विपक्ष हों तो भी सरकार संयम से कार्य किया है। अभी अभी तो अनेकों शाहीन बाग में निपटा, आगे बढ़ भाई, शाहीन बाग में निपटा किया को, अच्छा यहाँ पे है, निपटा कि कोरोना आ गया, कोरोना बीपी भाई आपने जो बातें की है ना, वो उसका यहाँ से कोई रिलेटिव मतलब रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि जो आपने कहा है ना, एक बार पुनः पढ़ूं कि बहुत अच्छा कंट्रोल, देश के गद्दार मरकज, तबलीग जमात, कांग्रेसी और जयचंद विपक्ष। देखिए मुझे पूरा बढ़िया से मालूम है कि मरकज के मोहम्मद साद ने सरकार को नहीं कहा था कि आप दारू की दुकान खोल लीजिए।
बिल्कुल एकदम। मैं क्योंकि अगर ऐसा साहब साहब ने कहा होता तो अब तक टीवी पर सिर्फ यही आता, मतलब साहब साहब ने कहा नहीं है। मोहम्मद साज और तबलीगी जमात का कोई भी आदमी किसी भी सरकार को, तबलीगी वाले छोड़िए, कोई आम नागरिक भी नहीं कहा था कि मैं दारू पे बेगर मर रहा हूं, 1.5 महीना से ऊपर दारू पिए हो गए, आप दारू की दुकान खोल दीजिए। किसी ने भी, एक आदमी भी नहीं कहा। ना ही किसी विपक्ष वाले ने कहा कि आप दारू की दुकान खोल लीजिए। तबलीगी में तो 10,000 लोग थे, यही संख्या बताई जा रही है। दारू की दुकान पर तो लाखों लोग थे। अब बताइए कि तबलीगी ज्यादा जिम्मेदार हुआ कि दारू ज्यादा जिम्मेदार हुआ? बीपी भाई, हिंदू मुस्लिम करके ना बोलिए। मैं कोई मुसलमान धर्म का आदमी नहीं हूं, ना ही मुझे कोई मुसलमान से प्रेम है और ना ही नफरत है। डॉक्टर साहब मेरे को सुन रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब के सामने कर रहा हूँ। डॉक्टर फयाजुद्दीन मुसलमान धर्म के आदमी है, बिहार से रहने वाले हैं, मेरे भाई की तरह से, इनके सामने कह रहा हूँ। ना तो मुझे मुसलमान से कोई प्रेम है, ना ही मुसलमान से नफरत है। मतलब मुसलमान मेरे लिए उसी तरह से जिस तरह से बीपी भाई है, भारत का एक नागरिक है, बाइज्जत शहरी है, मेरा अधिकार उसका अधिकार बराबर है। तबलीगी में 10,000 तबलीगी जमाती थे, मान लिया वो 200,000 उत्पाती थे, गलत किया, एक मान लिया। 200,000 जाकर के कोरोना फैला, ये भी मान लिया। आपकी बात को एकदम बड़ा कर रहा हूं। अब आप हमको बताइए कि 10,000 से ऊपर तो बदरपुर के दारू के ठेके पर भीड़ लगी थी मेरे भाई। बदरपुर दारू के ठेके पर 10,000 से ज्यादा भीड़ लग गई थी। अब बताइए, तबलीगी जमात वाले लोग तो सिर्फ मुस्लिम थे और मुसलमाने के घर में गए होंगे। मेरे घर में कोई तबलीगी वाला नहीं आया कि जब मैं तबलीगी से आया हूँ तुम्हारे घर में 15 दिन रह रहा हूँ। लेकिन दारू वाला तो मेरे घर आया ना, कूड़ा उठाने वाला, मार के आया था अगले दिन में। काल भाई आसान मिल गया, बाबूजी मिल गया, बहुत अच्छा किया है आपने। और आपने जो 200 रुपया थे, हमें बोला साली पाप हमारे सब चढ़ाया। बाबूजी सही बताओ, है 200 रुपया था हमारे पास, हमने बीबी को बताया नहीं था। मैं बोला साली बहुत बड़ा नाश हो गया मेरा, 200 का, मतलब 200 गुना मुझे अफसोस हो रहा है। जाके मार के आया। तो वो गया होगा तो आ करके कूड़ा उठाया, मेरी बाल्टी, मेरी पत्नी बोली दारू मारे, इस बाल्टी को बाहर फेंक दो। तो आपको पता, मैं बाल्टी को बाहर ही रख दिया, दिन भर धूप में जलने दिया, भाई चल, बाद में सर्फ से धोकर अंदर लिया। तो वो जो दारू वाले लोग थे वो तो 10,000 से ज्यादा संख्या थी ना। अब बताइए कि कोरोना फैला में तबलीगी जमातियों की ज्यादा भागीदारी है या दारू वालों की? अब आते हैं दारू के अलावा, ये जो रोज रोज मुंबई बंदरा स्टेशन पर कहा जाता है कि कल रेल जाएगी, आज रेल जाएगी, परसों रेल जाएगी, और वो जो रेल की भीड़ देख रहे हैं ना विजुअल में, वो तो तबलीगी के ही लोग सारे नहीं होंगे, उसमें तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब होगा ना। तो वो तो देश के हर कोने में ना, बलिया छपरा गाजीपुर था, मेरे गांव में, मेरे गांव के दोनों तरफ, दाहिनी और बाएं दोनों तरफ गुजरात से जाकर के कोरोना लेकर चले गए हॉट जोन में, रेड जोन में आ गया मेरा गांव। वो तो तबलीग मुसलमान नहीं थे, वो दोनों के दोनों यादव है और वहां से आया हुआ है। और यादव तो हिंदू टाइटल है, क्योंकि मुसलमान तो भाई यादव नहीं लिखाना है कभी से, मतलब कोई यादव मुसलमान तो नहीं लिख रहा। आप तबलीगी को जिम्मेदार बैठे, मैं जानता हूं तबलीगी वालों ने गलती की, बदमाशी की, सब कुछ किया, लेकिन वो दारू वाले, अगर दारू की दुकान नहीं खुली होती तो मैं कहता कि कोरोना फैलाने में सिर्फ तबलीगियों ने किया है। लेकिन तबलीगी वालों से पहले तो उन लोग, अच्छा पहली बात, दूसरी बात, तबलीगी वाले जो विदेश से आए उनको आने की परमिशन किसने दी? जब आपको ये बात पता था कि कोरोना बाहर फैल चुका है और जो लोग बाहर से आएंगे कोरोना लेकर के में भी आ सकते हैं, तो आपने उनको वहीं पर लॉक क्यों नहीं कर दिया कि भाई तू नहीं जा सकता क्योंकि तेरे पास कोरोना है, तू विदेश से आया हुआ है? क्योंकि मोहम्मद साद विदेश तो गए नहीं थे। मोहम्मद साद ने जिन विदेशियों को बुलाया था, कोरोना उनके हाथ से, उनके माध्यम से आई होगी, तो आपने उनको क्यों नहीं रोका? बीपी भाई, ये सब की जिम्मेवारी हमारी सरकारों की है। सबसे बड़ी सरकार केंद्र सरकार की जिम्मेवारी, ओम प्रकाश सुन रहा है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो, उनके पास एक विदेश मंत्रालय नाम का महकमा होता है, और भारत सरकार के प्रधानमंत्री के पास दुनिया भर में फैले हुए राजदूतों की रिपोर्टिंग का सार पहुंचता है कि यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ। तो क्या चीन का, जापान का, यूरोपीय कंट्री का राजदूतों ने ये नहीं कहा था कि कोरोना का महामारी हमारे देश में भी फैला हुआ है, इसलिए इस देश से जो भारत में लोग करेंगे उनके लिए कुछ एडवाइजरी जारी किया जाए? एक आप जानते हैं ना, फॉरेनर के लिए एडवाइजरी जारी किया जाता है, फॉरेन से आने के लिए, फॉरेन में जाने के लिए एडवाइजरी किया जाता है, आप फलाने देश की यात्रा ना करें, यहाँ पर ये परिस्थितियाँ हैं। तो क्या हमारे देश के जो राजदूत हैं वो क्या कर रहे थे? वो इकोनॉमिक बूस्टर मार करके सोए हुए थे, या उन्होंने जो रिपोर्ट लिया यहाँ वो आप कुछ नहीं सुने क्योंकि आप इकोनॉमिक बूस्टर के नशे में थे?
आप क्या कर रहे थे? सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की बनती है कि उन्होंने रिपोर्ट दिया कि नहीं दिया, क्योंकि अभी एक्सपोज पूरा ओपन नहीं हुआ है कि अगर उन्होंने रिपोर्ट दिया है तो हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या किया, और अगर नहीं दिया है तो हमारी सरकार ने उनके ऊपर क्या किया। पहली जिम्मेवारी हमारे विदेश मंत्रालय की बनती है कि उन्होंने कोरोना से अवगत क्यों नहीं कराया। अब जरा एक और बात जान लीजिए, आपको सुनने में तकलीफ लगेगी लेकिन मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है। भारत में सबसे पहले एक नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था कि भाई ये कोरोना नाम की महामारी हुई है और उससे हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। राहुल गांधी के बात को अगर हम हल्के में नहीं लेते और कोरोना से अलर्ट हो जाते तो कुछ नुकसान कम होता, लेकिन चूंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष है और हम उनको माइलेज देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनसे उनको माइलेज मिल जाएगा। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बीपी भाई की, ये भी एक जिम्मेवारी है। अब 2 लाइन, 1 घंटा हो गया, क्या करें क्या ना करें। देखिए, अब कोरोना से लड़ने की ही उपाय बताएं और उपाय जानें, क्योंकि कोरोना से अब बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि अब देश भर में मजदूर कोरोना लेकर के या ना लेकर के पहुंच गए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बचाव के तरीके जानने चाहिए, बचाव के उपाय करने चाहिए, क्योंकि दवाई तो अभी अमेरिका, चीन, जापान में नहीं बना है, तो भारत में तो मुश्किल है, क्योंकि भारत में तो खरीदने की परंपरा है, बनाने की तो कोई परंपरा है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बातें बनाई जाती हैं, राजनीति बनाई जाती है। आज ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मीटिंग किया कि वो जो 4 सीटें खाली हुई उस पर चुनाव कैसे लड़ा जाए। एक ही कमरे में सारे लोग बैठ कर क्या बात कर रहे थे, मतलब उनको उन लोगों को भी वो नहीं है। आज ही शनि महाराज में दाती महाराज अभी सभी लोगों को चढ़ावा चढ़ाना, तो बोला भैया मोहम्मद साहब कोरोना महामारी में आगे ले लिया है तो हम क्यों पीछे रह रहे, भाई हमें भी कुछ नंबर ले लेने चाहिए थे। तो दाती महाराज भी मोहम्मद साहब को मुकाबला करने के लिए आगे। आज वहाँ भी वो भाजपा का विधायक वहाँ था, पूर्व विधायक, इस वक्त तो हार गया है, पूर्व विधायक वहाँ भाजपा का कदावर नेता उस क्षेत्र का, उसके बगल में पड़ा था। तो इन सब जिम्मेवारियों में बीपी भाई आज पता ना क्यों मेरा मोबाइल कह रहा है कि अब ज़्यादा बोल दिए परमार, वीडियो बंद करो, क्योंकि अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई बार होते हैं ना कि कई बातें बर्दाश्त नहीं हो पाती हैं। आज मेरा मोबाइल बार बार ट्राईपैड पर से गिर जा रहा है, क्या कारण मैं नहीं जानता, लेकिन मोबाइल को कोरोना न हो, नहीं तो मुझे लगेगा मैं सामने बोल रहा हूँ। खैर, राजनीति चाहे जो भी हो, हमारी सरकारें जिम्मेवार हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार इसलिए जिम्मेवार है कि उसने सही समय पर सही निर्देश जारी नहीं किए और सही समय पर सही व्यवस्था नहीं किया। राज्य सरकारें इसलिए जिम्मेवार हैं कि राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के आशंका पर ध्यान नहीं दिया और उनके लिए तैयारी नहीं की, मतलब तैयारी किसी भी स्तर की सरकारें नहीं की। इसीलिए मेरा प्रश्न था कि कोरोना तो है लेकिन हमारी सरकार किस कोना में बैठी है। खैर, मैं ईद है इसलिए अल्लाह से और हिंदू होने के नाते ईश्वर से, मतलब ईश्वर अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके कृपा से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। इसके पहले कुश कुमार जी ने जो कुछ मार्गदर्शन दिया, मैं उनको बात कर लूँ। हाँ, नमस्कार कुश जी। कुश जी ने लिखा है कि मैं किसी का मजाक या अपमान नहीं करता हूँ, पर पता नहीं जब लोग देवघर जाते हैं सुल्तानगंज के 2-3 दिन लग जाता है, पर आज के समय में 1200 किलोमीटर 7 दिनों में कैसे पहुंच जा रहे हैं। कुश जी, आपका बात एकदम सही है, लेकिन देखो यहाँ पर वो सुल्तानगंज वाला उदाहरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुल्तानगंज में धार्मिक उन्माद में लोग जाते हैं, धर्म के वशीभूत होकर के जाते हैं, और यहाँ मजबूरी में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर तो वो एक चीज़ है सुल्तानगंज का और इसका, दोनों का तुलना नहीं किया जा सकता। पहली बात, मतलब आप तो किसी का मजाक ना, तो मैं तो ये भी देखा हूँ कि 20 कदम वोट देने जाने के लिए लोग गाड़ी में बैठ करके वोट देने जाते हैं। अगर गाड़ी नहीं ना तो वोट देने नहीं जाते हैं, मतलब सिर्फ पोलिंग बूथ तक जाना होता है कॉलोनी से। जब चुनाव होता है ना तो मेरे कॉलोनी, मेरे घर के सामने ये बैटरी रिक्शा, बड़ी बड़ी बीएम, मतलब फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ खड़ी रहती, चलो 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 वोट देने चलो, तो लोग वोट देने जाते हैं और खाना का पैकेट भी लेते हैं, तब जाकर के वोट देते हैं, और वही लोग पैदल लाइन में लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि यही लोग जब रामलीला मैदान में रैली में जाते हैं तो खाना लेते हैं, पैसा लेते हैं और ख़ास तौर से खाना की शिकायत करते हैं, लेकिन वही लोग पैदल जा रहे हैं।
चूंकि वो रैली में खाना और पैसा लेके गए हैं, इसीलिए सरकारें कह रही कि वो तुम ही आदमी हो ना जो 500 रुपया और कह रहे थे कि भोजन का स्तर खराब है। तो अभी क्या जरूरत है? अभी तो मेरे को चुनाव मैदान में जाना नहीं है। जब चुनाव आएगा तो मैं 2-2 रुपया का कोई आलू और भालू की बात कर दूंगा, तुम वोट दे दोगे, क्योंकि तुम तो वोट बेचने के लिए हैबिचुअल आदमी हो। तुम्हारी इज्जत करके क्या करना, चिमकी नीपी बिकते हो तुम। इसीलिए सरकारें कहती हैं बातें। कुश कुमार कर की क्या ऐसी खबर दिखाना या चर्चा करना उचित? हाँ, क्यों नहीं उचित है भाई, क्यों नहीं उचित है? अगर आप खबर ही नहीं चलाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? मतलब आप क्या चाहते हैं कि लोगों को मार के कब्र में डाल दिया जाए और पता ना चला जाए? ये गलत बात है। मैं आपके इस बात का साथ नहीं देता। खबर चलाना चाहिए, लोगों को अपडेट हो, पता तो चले कि हमारे देश में हमारे लोगों के साथ हो क्या रहा है। खबर का तो महत्व है, बिल्कुल ये खबर चलाना चाहिए और जरूर चलाना चाहिए। आदरणीय ओंकार सिंह को लगता है कि आज की बातों से आपको मोबाइल, हाँ बिल्कुल लगता है कि मेरी बातें मोबाइल को 3 बार गिर गया मोबाइल, इसलिए मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैंने बोला वो ट्राइपैड पर से उतार दिया। आज जरूर ओंकार नाथ सिंह जी लगता है कि मेरे मोबाइल को मेरी बातें बुरी लग रही हैं। बिल्कुल आपने कहा, ठीक कहा। डॉक्टर फैजुद्दीन साहब लिख रहे हैं कि अब तो जी न्यूज भी मरकज का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। नहीं, वो तो हंसी के लिए लोग कह रहे हैं। हमें किसी के बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जी न्यूज वालों को अगर कोरोना पकड़ा है या मरकज वालों को भी पकड़ा है, दोनों ही भारत में बीमारी खुद ग्रसित होंगे और बीमारी फैलाएंगे। ईश्वर अल्लाह दोनों की बीमारी तुरंत से तुरंत कंट्रोल करे, मैं ये दुआ करता हूँ। बीपी भाई ने लिखा कि आयुर्वेदिक काढ़ा अवश्य, हाँ वो आयुर्वेदिक काढ़ा हम लोग पी रहे हैं और यही एक चीज़, एक सहारा है। और हारे को हरिराम, प्रभु जी और जय श्री राम कहिए। जो लोगों को अगर कल ईद घोषित हो जाती है तो आज मुबारक हो। मुझे लग रहा है कि सोमवार को ईद होगी। आप सब लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर अल्लाह की कृपा से हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम।